सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के फुल नोट्स जो कि एग्जाम में आते हैं। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आई प्रोमिस कि आपको दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप इस नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स को। सो हमारा नोट्स स्टार्ट होता है फ्रांसीसी समाज। जो फ्रांसीसी समाज है वो क्या है उसके बारे में। 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित था, जिसमें से पहला था प्रथम स्टेट, जिसमें चर्च के पादरी आते थे। जो प्रथम स्टेट था उसमें जो है चर्च के पादरी आते थे, मतलब कि ईसाई धर्म के लोग आते थे प्रथम स्टेट में। और जो दूसरा था फ्रांसीसी समाज वो था द्वितीय स्टेट, जिसमें फ्रांसीसी समाज का कुलीन वर्ग आते थे। मतलब कि कुलीन वर्ग एक ऐसा सामाजिक वर्ग को कहा जाता है जिसके सदस्यों को समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा, मान्यता और अधिकार दिए जाते हैं। सो ये था द्वितीय स्टेट। और तीसरा है हमारा तृतीय स्टेट, जिसमें कि बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिगत मजदूर आदि आते थे। जो तृतीय स्टेट था उसमें जो है छोटे छोटे लोग आते थे, मतलब कि व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिगत मजदूर आदि आते थे, जो कि तृतीय स्टेट था। सो हमने बात कर लिया फ्रांसीसी समाज के तीनों स्टेट के बारे में। और अगला जो है हमारा प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट। मतलब कि जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट थे उनमें से किसको कौन सा अधिकार दिए जाते थे और किसको कौन सा अधिकार नहीं दिए जाते थे, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो पहले तो प्रथम 2 स्टेट जो थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, जिसमें हमारे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोगों को जन्म से कुछ विशेष अधिकार प्राप्त था, जैसे कि राज्य को दिए जाने वाले कर यानी टैक्स का छूट। मतलब कि जो प्रथम 2 स्टेट थे उनको कर में छूट दी जाती थी। सो अब बचता है हमारा तृतीय स्टेट, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। तृतीय स्टेट को किसी भी तरह का विशेष अधिकार नहीं था और सिर्फ उन्हें ही राज्य के सभी टैक्स देने पड़ते थे। मतलब कि जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्हें किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं था और सिर्फ उन्हें ही राज्य के सभी टैक्स को देना पड़ता था। सो ये हो गया हमारा प्रथम 2 स्टेट और तृतीय स्टेट के पूरे डिटेल, जिसमें किसको कर देना पड़ता था और किसको नहीं, और किसको विशेष अधिकार था और किसको नहीं था, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा टाइड और टाई। इन दोनों डिफरेंसेस क्या है और ये क्या है, इन सबको बारे में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं टाइड। टाइड क्या होता है? तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूले जाने वाला कर था। मतलब कि जो तृतीय स्टेट में थे व्यापारी, वकील आदि, वो जो है उनसे जो चर्च द्वारा वसूले जाता था टैक्स, उन्हें बोलते हैं हम टाइड। और जो टाइल है वो है हमारा तृतीय स्टेट से सरकार द्वारा वसूले जाने वाला टैक्स। मतलब कि जब सरकार तृतीय स्टेट से कर लेती है तो उसे हम बोलते हैं टाई। सो हमें यहाँ से पता चलता है कि जो तृतीय स्टेट है वो दोनों तरह के कर देती है, लेकिन जो प्रथम और द्वितीय स्टेट है उनके द्वारा कोई भी वसूला नहीं जाता है टैक्स। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के कारण। जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? पहला तो था समाज का वर्गों में बटा होना। जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट में, जो कि मुख्य कारण था युद्ध का, फ्रांसीसी क्रांति का। इसका दूसरा कारण था सामाजिक विभेद और मध्य वर्ग का उदय। मतलब कि फ्रांस जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था लेकिन सबको एक समान अधिकार नहीं था, जो कि मुख्य कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। और लगभग 12 अरब लिबरों का कर्ज जो फ्रांस के ऊपर था, ये भी कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। और राजकोष खाली हो जाना, जो उनका राजकोष था वो खाली हो गया था पूरी तरह से। और लुई 16 का नया कर लगाने का प्रस्तावना। सो यही कुछ पॉइंट है जो कि मुख्य कारण था फ्रांसीसी क्रांति होने का। और इसमें आपका कम से कम 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और याद भी कर लेना। और अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था उसके समय समाज की स्थिति क्या थी? पहले तो फिजूल खर्ची की वजह से खाली राजकोष। मतलब कि युद्ध के दौरान फिजूल खर्ची जिसकी वजह से उनका राजकोष जो है खाली हो गया था। और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को सहायता से बढ़ता कर्ज का बोझ। मतलब कि जो फ्रांस है ब्रिटेन से युद्ध कर रहा था, उसके दौरान अमेरिका द्वारा उसने सहायता मांगा था, उसके वजह से फ्रांस के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। और जन्म के आधार पर विशेष अधिकार, उस दौरान जो है लोगों को जन्म के अधिकार पर विशेष अधिकार मिल रहा था, जैसे कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को मिला था। जीविका संकट, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लोगों को बहुत नुकसान हुआ था, उसके वजह से वहां पर जो है लोगों का जीवन बहुत ही कठिन हो गया था। सो ये था फ्रांसीसी क्रांति के समय समाज की स्थिति।
वैसे तो ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी आप नोट डाउन कर लेना, क्या पता है 1 या 2 मार्क्स में पूछा जा सके। और अब अगला टॉपिक है हमारा जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा 1774 में लुई 16। मतलब कि लुई 16 कौन था, उसने क्या किया था, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला पॉइंट है वो फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। मतलब कि लुई 16 जो है वो फ्रांस के बुर्बो राजवंश का राजा था। सो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लुई 16 जो है कहाँ का राजा था। और उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेटा से हुआ था। मतलब कि लुई 16 का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनिया से हुआ था। और लुई 16 का राजरोहन के समय उनका राजकोष खाली हो गया था। मतलब कि लुई 16 के राजरोहन के समय उनका राजकोष जो था वो पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो ये लुई 16 का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और अगला टॉपिक जो कि है राजकोष खाली होने के कारण, लुई 16 का राजकोष खाली हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसका पहला कारण था लंबे युद्ध के कारण वितरित संसाधनों का नष्ट होना। मतलब कि जो लंबे समय तक युद्ध चला था उसकी वजह से वहाँ के संसाधन जो है नष्ट हो गए थे, जिसको दोबारा फ्रांस में लाया गया। और पूर्ववर्ती राजाओं की शानो शौकत का फिजूल खर्ची। मतलब कि जो फ्रांस के पुराने राजा थे उन्होंने अपने शानो शौकत में बहुत सारे फिजूल खर्ची किए, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया। और जनसंख्या का बढ़ना और जीविका संकट। मतलब कि फ्रांस में बढ़ती जनसंख्या जिसकी वजह से जीविका संकट। और अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की सहायता करना। मतलब कि फ्रांस ने अमेरिका को ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में सहायता किया था, उसके वजह से उनका राजकोष खाली हुआ। सो ये 3 पॉइंट है जिसकी वजह से राजकोष खाली हुआ। सो यही कारण है जिसकी वजह से लुई 16 का राजकोष खाली हुआ था। अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। मतलब कि फ्रांस में जब राजतंत्र था उसके दौरान संविधान लागू हुआ था, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। वो क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसका पहला पॉइंट है हमारा 14 जुलाई 1789 को कुद्र भीड़ ने बस्तिल के किला को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। मतलब कि फ्रांस के लोगों ने 1789 में एक इकट्ठा होकर बस्तिल के किला को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा दिया। दरअसल बास्तिल का किला सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। मतलब कि बास्तिल का किला जो होता है सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होता है, जिस पर कोई अंकुश नहीं होता है। और लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश स्वीकार कर लिया। दरअसल बास्तिल का किला को तोड़ने का मुख्य कारण यही था ताकि वहां का राजा के शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्य और बंधनों वाली समानता व्यवस्था को खत्म कराने का आदेश पारित कर दिया। मतलब कि जो असेंबली थी वो 4 अगस्त 1789 की रात को करों में, कर्तव्य और बंधनों वाली सारे समानता व्यवस्था को खत्म करने का आदेश दे दिया। और फाइनली 1791 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। मतलब कि फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना 1791 में हुआ था। सो ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना कब हुआ था। सो आप इसका आंसर लिख लेना 1791। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला टॉपिक जिसमें नए संविधान के अनुसार, मतलब कि जब नया संविधान बना था उसके अनुसार फ्रांस में क्या क्या हुआ। मतदाता का अधिकार केवल सक्रिय नागरिक को मिला जो पुरुष थे और उनका उम्र 25 वर्ष से अधिक था। मतलब कि नए संविधान के अनुसार मतदान मतलब कि वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुष का था और जिनका उम्र 25 वर्ष से अधिक है उनको था। और महिलाओं एवं अन्य पुरुषों को निष्क्रिय नागरिक कहा जाता है। मतलब कि मतदान करने का अधिकार पुरुषों को था और जिनका उम्र 25 वर्ष से अधिक है उनको था, लेकिन जो महिलाएं थी और जो अन्य पुरुष थे मतलब जिनका उम्र 25 वर्ष से कम था उन सबको निष्कर्ष कर दिया गया कि वो मतदान नहीं कर सकते हैं। और राजा की शक्ति को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया। मतलब कि जो राजा की शक्ति थी उसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया गया। मतलब कि उनके शक्तियों को बांटा गया। सो ये था हमारे नए संविधान के बाद फ्रांस में पूरी गतिविधि जिसके दौरान कौन मतदान कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। फ्रांस को फुल डिटेल में जानने के लिए कुछ आगे के पॉइंट देखते हैं। और 10 अगस्त 1792 को जैकोबियन क्लब के सदस्यों ने रोबिस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया।
मतलब कि 21 सितंबर 1792 में फाइनली फ्रांस को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया था और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। फिर 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गई। मतलब कि 21 जनवरी 1793 में लुई 16 को फ्रांस के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में फांसी दे दी गया था। सो ये था लुई 16 का फ्रांस पर राज्य से लेकर अंत तक का पूरा स्टोरी। और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा नेपोलियन। वो कहाँ के राजा थे और कहाँ पर कब्जा किया था, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट है हमारा 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस के सम्राट का ताज पहनाया। मतलब कि नेपोलियन ने 1804 में सम्राट बने फ्रांस के। उसने पड़ोसी यूरोप देश को जीतने के लिए राजवंश को खदेड़ा और अपने परिवार के सदस्यों को रखने के लिए राज्यों का निर्माण किया। और अंत में 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। नेपोलियन की हार 1815 में हुई थी, वो भी वाटरलू में। सो ये था नेपोलियन का जीत से लेकर हार तक की पूरी स्टोरी। सो हमारा चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और वीडियो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको एमसीक्यू या इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।